जय श्री राम मित्रों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। मित्रों, आप सबकी बहुत क्वेरीज आ रही थी कि हम रिलेशनशिप और मैरिज को लेकर के एक प्रॉपर और डिटेल्ड वीडियो बनाएं जिसमें मैरिज से रिलेटेड हर टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर किया जा सके। साथ ही साथ वो एक्यूरेट टाइम भी बताया जा सके कि कब किस व्यक्ति की शादी होने का प्रबल योग है। साथ ही साथ अगर मैरिड लाइफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या क्या रेमेडीज करी जा सकती हैं जिसके करने से उनकी लाइफ में हर प्रकार की पॉजिटिविटी देखने को मिल सके। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हर टॉपिक को कवर करने वाले हैं कि जैसे किन के अपने पति के साथ डिफरेंस ओपिनियंस रह सकते हैं, कौन दूसरे धर्म में विवाह कर सकता है या करने का योग है, किसका विदेश में विवाह होने का चांसेस है, किसकी लव मैरिज हो सकती है, किन लोगों को लव मैरिज के लिए ट्राई भी नहीं करना चाहिए क्योंकि कुछ हमारी कुंडली में ऐसे योग होते हैं कि जिनकी अरेंज मैरिज होने की ही प्रबल संभावना होती है। तो उस तरफ ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है। कुंडली को देख करके कैसे पता किया जा सकता है किनकी अपने फ्रेंड्स के साथ शादी हो सकती है, किनकी फैमिली के अप्रूवल से शादी होनी चाहिए, किनकी शादी के लिए मदर का अप्रूवल होना बहुत जरूरी है, किन लोगों के विवाह के बाद बड़े लेवल पे भाग्योदय होने की संभावना है, कौन अपनी लाइफ को लेकर के बहुत ही एनर्जाइज रहते हैं, क्यूरियस रहते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। ये सारे टॉपिक्स को आज के इस वीडियो में कवर करने की कोशिश मैंने की है। साथ ही साथ किन लोगों की ड्यूल मैरिजेस होने के योग हैं और उनकी रेमेडीज क्या हैं अगर उनकी ड्यूल मैरिज अभी नहीं हुई है या प्रॉब्लम चल रही है फर्स्ट रिलेशनशिप में। मित्रों, हर प्रकार के टॉपिक्स जिनकी बात शायद मैंने अभी करी भी नहीं है उन टॉपिक्स को भी इस वीडियो के माध्यम से कवर करने का पूरा प्रयास किया गया है। साथ ही साथ किनको अपनी मैरिज लाइफ में बहुत कष्ट उठाना पड़ सकता है, किन लोगों को उनके जीवन साथी प्रोफेशनल्स ही चाहिए या प्रोफेशनल से शादी होती है। जैसे मैक्सिमम केसेस में कुछ मेल्स के चार्ट में ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जिनको हाउस वाइफ से शादी नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से और लाइफ में प्रॉब्लम आती है। साथ ही साथ आज की डेट में आपने बहुत सारे केसेस भी देखे होंगे कि जिसमें पति ने पत्नी को या तो मार दिया या पत्नी ने पति को ड्रम में पैक कर दिया। तो वो ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस होते हैं जिनका विशेष तौर पर ध्यान रख के ही विवाह करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन चार्ट में होते हैं कि जिसमें शादी के दिन शादी के बाद जीवन साथी आपका भाग सकता है। तो ऐसे सभी प्रकार के टॉपिक्स को हमने कवर करने का पूरा प्रयास किया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। साथ ही साथ ये बताने का भी प्रयास करिए कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। बर्थ चाइल्ड पे चाहिए, करियर पे चाहिए, या आपका बेस्ट टाइम कब आएगा उससे रिलेटेड चाहिए। कमेंट सेक्शन में जिस टॉपिक से रिलेटेड कमेंट सबसे ज्यादा होगा नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी उसी टॉपिक से रिलेटेड मिलेगा। मित्रों, इस वीडियो में हमने प्रॉपर केपी ज्योतिष का प्रयोग किया है और केपी ज्योतिष के हर फॉर्मूलाज को अप्लाई करके ही आपको बताने का प्रयास किया है। अगर आपको केपी ज्योतिष के बारे में थोड़ा भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इस वीडियो में हर फॉर्मूलाज को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, बताया है और सिखाने का भी प्रयास किया है। तो अगर आप प्रैक्टिशनर हैं तो आपके मतलब का भी ये वीडियो है और आप केवल अपनी क्वेरी को रिजॉल्व करने आए हैं तो निश्चित तौर पर यह वीडियो आपकी बहुत हेल्प भी करने वाला है और बहुत कंसल्टेंसी से रिलेटेड पैसा भी बचाने वाला है। तो मित्रों, हमने केपी ज्योतिष को ही इसमें यूज में क्यों लिया है, क्योंकि आज की डेट में बहुत कम टाइम में बहुत बेस्ट तरीके से प्रिडिक्शन करने में जो कैपेबल साइंस है वो केपी ज्योतिष ही है। तो आप में से कोई केपी ज्योतिष का कोर्स करना चाहते हैं तो हमारी टीम से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अभी हम हमारे टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। मित्रों, मैं फिर से आपको एक बात बोल रहा हूं, आप पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखें और पूरा वीडियो देखें। एंड तक आपको निश्चित तौर पर सब कुछ समझ आ जाएगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी और डाउट को निश्चित तौर पर डालिएगा। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे कमेंट सेक्शन में जाके उन क्वेरीज का आंसर देने का थोड़ा सा प्रयास करें, और नहीं तो हम या हमारी टीम आपको निश्चित तौर पर सॉल्यूशन देने के लिए प्रयास करेगी।
मित्रों, जब भी आप मैरिज से रिलेटेड केपी ज्योतिष के माध्यम से कोई भी क्वेरी का आंसर चाहते हैं या कोई भी प्रिडिक्शन चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको सेवंथ कस्पल सबलॉर्ड पर जाना होता है। सेवंथ कस्पल सबलॉर्ड ही एकमात्र वो ग्रह है जो आपकी मैरिड लाइफ के बारे में सब कुछ बता सकता है। तो देखते कैसे हैं। अभी हमने होरोसॉफ्ट का यहाँ पे यूज किया है। आप एस्ट्रोसेज में भी इस चीज को चेक कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये निर्णायक को खोला हुआ है। आपको यहां तक पहुंचना कैसे है, आपको एस्ट्रोसेज में जाना है। एस्ट्रोसेज में केपी ज्योतिष का एक थ्री डॉट पे जब आप क्लिक करेंगे तो केपी ज्योतिष का एक कॉलम आएगा, जहां से आप दशा देखते हैं वहीं पे केपी ज्योतिष भी लिखा होगा। जब केपी एस्ट्रोलॉजी या केपी ज्योतिष पर आप क्लिक करेंगे, 4-5 पेज स्क्रॉल करने के बाद आपको कुछ ऐसा एक चार्ट दिखेगा जिसमें 1 से 12 तक के नंबर लिखे होंगे और उनके नंबर्स के सामने ऐसी चीजें लिखी होंगी जिसमें नक्षत्र लॉर्ड भी होगा, सब लॉर्ड भी होगा और सब सब लॉर्ड भी होगा, है ना। ये साइन का टेबल यहाँ पे है, उसमें साइन का टेबल यहाँ पे आ जाता है, यहाँ ना होके यहाँ पे होता है। ठीक है, तो बस इतना ही डिफरेंस होता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सेवंथ कस्पल सब लॉर्ड को पकड़ना होता है। तो सेवंथ कस्पल सब लॉर्ड यहाँ पे जुपिटर बना हुआ है, तो हम जुपिटर की स्क्रिप्ट में आ जाएंगे। अब ये टेबल भी एस्ट्रोसेज से आप निकाल सकते हैं। एस्ट्रोसेज में जब आप केपी ज्योतिष के सेगमेंट में जाएंगे और केपी ज्योतिष के 4-5 पेजेस को जब आप स्क्रॉल करेंगे तो नक्षत्र नाड़ी का एक आपको पेज मिलेगा। नक्षत्र नाड़ी के पेज में आप देखेंगे कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स मेंशन होंगी, तो आपको बस ऐसी स्क्रिप्ट्स पर फोकस करना है। तो जैसे मैंने अभी आपको देख बताया कि सबसे पहले आपको निर्णायक कस्प की टेबल पे आना है। निर्णायक कस्प की टेबल पे 7 CSL देखना है। 7 CSL यहाँ पे जुपिटर है। इस चार्ट के माध्यम से आपके चार्ट में मंगल भी हो सकता है, राहु भी हो सकता है, केतु भी हो सकता है, शनि भी हो सकता है, 9 के 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह हो सकता है। तो हमने एग्जाम्पल चार्ट लिया, यहाँ पे जुपिटर है। ऐसा नहीं है कि आपको भी केवल जुपिटर पे, आपके सेवंथ कस्पल सबलॉर्ड जो भी प्लेनेट बनेगा उस प्लेनेट को आपने नक्षत्र नाड़ी के टेबल में आके चेक करना है। तो जैसे हमने नक्षत्र नाड़ी के हम टेबल पे आए तो हमने जुपिटर को देखा। ठीक है, तो जुपिटर यहाँ पे और भी जगहों पे मेंशन मिलेगा, तो आपको टॉप वाले जुपिटर को उठाना है। तो केपी ज्योतिष का जो नक्षत्र नाड़ी का सेगमेंट होता है, इसमें क्या होता है, हर प्लेनेट की 3-3 स्क्रिप्ट्स होती हैं। जैसे आप देखेंगे केतु का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो मून है, केतु का जो सब लॉर्ड है वो वीनस है, ऐसे पढ़ा जाता है। मून का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो राहु है, मून का जो सब सब लॉर्ड है वो है मरकरी, जुपिटर का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो है सन, जुपिटर का जो सब सब लॉर्ड है वो है सैटर्न, ऐसे पढ़ा जाता है। तो 9 के 9 ग्रह टॉप पे होते हैं, उनके नक्षत्र, फिर उस प्लेनेट के सब सब लॉर्ड ऐसे मेंशन होते हैं। तब जैसे हम देखेंगे राहु का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो है मरकरी और राहु का जो सब सब लॉर्ड है वो है वीनस, ऐसे पढ़ा जाता है केपी में। आप सबको मे भी समझ आ रहा होगा। फिर भी नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, कमेंट में लिखो, कुछ और आपकी हेल्प करेंगे, कोशिश करते हैं। क्या करना है हमें, सबसे पहले 7 CSL को लेना है। 7 CSL यहाँ पे जुपिटर बना। मैं फिर से ये बात बोल देता हूँ, आपके में मार्स हो सकता है, सन हो सकता है, मून हो सकता है, कोई भी प्लेनेट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जुपिटर को देख लिया। अब क्या करना होता है, जब भी हम 7 CSL को देखे हैं तो 7 CSL में जो हमारा 7 CSL है उसको चेक करना है वो प्लेनेट टेनेंटेड है या अनटेनेंटेड है। अब आप कहेंगे सर ये नई चीज क्या है, तो कोई दिक्कत वाली चीज नहीं, कोई ऐसी टफ चीज भी नहीं है। आपको 7 CSL जो भी आपने प्लेनेट देखा तो सबसे पहले आपको चेक करना होता है वो प्लेनेट टेनेंटेड है या अनटेनेंटेड है। अनटेनेंटेड प्लेनेट के कुछ बेनिफिट हैं, टेनेंटेड प्लेनेट में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो टेनेंटेड अनटेनेंटेड प्लेनेट कैसे देखते हैं केपी ज्योतिष के थ्रू, थोड़ा सा आप वो समझ लो। तो क्या करना है, टेनेंटेड प्लेनेट कैसे, जो आपने 7 CSL जुपिटर लिया है अगर वो किसी भी प्लेनेट का नक्षत्र लॉर्ड बना हुआ है तो वो टेनेंटेड प्लेनेट होगा। और अगर जो कि 7 CSL आपने जुपिटर लिया अगर वो किसी अन्य प्लेनेट का नक्षत्र लॉर्ड नहीं बना है तो वो अनटेनेंटेड प्लेनेट होगा। जैसे हमने जुपिटर, यहाँ पे हमारा 7 CSL जुपिटर बना है, तो हम सारे ग्रहों के पास जाएंगे और देखेंगे क्या उनके जो नक्षत्र लॉर्ड हैं वहां पे जुपिटर की इन्वॉल्वमेंट है। तो नक्षत्र लॉर्ड कैसे देखते हैं, जो बीच की रो होती है किसी भी प्लेनेट के, एक प्लेनेट ऊपर, एक प्लेनेट नीचे, एक प्लेनेट बीच में, तो बीच में हम चेक करेंगे कि जुपिटर है कि नहीं है। जैसे कि हमने देखा केतु का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो चंद्रमा बना है, मून का नक्षत्र लॉर्ड बना है राहु, जुपिटर का सन बना है, वीनस का सन बना है, मार्स का मरकरी बना है, सैटर्न का जुपिटर बना है। सैटर्न का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो जुपिटर, तो हम ऐसा कहेंगे कि जुपिटर जो है, जुपिटर यहाँ पे
टेनेंटेड है, अनटेनेंटेड नहीं है, टेनेंटेड है। ठीक है, तो हम ऐसा कहेंगे जुपिटर यहाँ पे टेनेंटेड है, तो हम ऐसा कहेंगे जुपिटर यहाँ पे टेनेंटेड है। अनटेनेंटेड होता तो ये जो 2 3 11 लिखे हैं ये नक्षत्र लॉर्ड को दे देता। चूंकि टेनेंटेड है तो अब हमें 7 देखो क्या होता है केपी ज्योतिष में जो कस्पल सब लॉर्ड कोई भी प्लेनेट बनता है उसके पास तभी पावर होती है जब वो अनटेनेंटेड प्लैनेट होता है। अनटेनेंटेड का मतलब जैसे इस कुंडली के माध्यम से अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो इसमें मार्स जो है वो अनटेनेंटेड है। कैसे अनटेनेंटेड है? जैसे केतु का मून बना है, मून का राहु बना है, जुपिटर का सन बना है, वीनस का नक्षत्र लॉर्ड सन है, मार्स का मरकरी है, सैटर्न का जुपिटर है, मरकरी का वीनस है, राहु का मरकरी है, सन का सन है। ठीक है, मार्स जो है वो किसी भी प्लेनेट के बीच में नहीं आ रहा है। बीच का मतलब बीच में जो आता है वैसे ठीक नहीं होता है, तो बीच में नहीं आ रहा। बीच में आने का मतलब नक्षत्र लॉर्ड नहीं बना। तो मार्स यूटी प्लेनेट है, अनटेनेंटेड है। तो अनटेनेंटेड जैसे मैं आपको थोड़ी देर के लिए समझा रहा हूं केवल टेनेंटेड और अनटेनेंटेड को। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं मार्स जो है वो यूटी है। ठीक है, अब जब मार्स यूटी होगा कोई भी प्लेनेट, जब केपी ज्योतिष में चार्ट एनालिसिस किया जाता है तो जो प्लैनेट यूटी प्लैनेट होता है वो अपने नक्षत्र लॉर्ड को अपने सारे नंबर्स दे देता है। जैसे यहाँ पे मंगल यूटी है तो मंगल अपने जो भी नंबर्स हैं वो नक्षत्र लॉर्ड को दे देगा। जैसे अब आपने देखा यहाँ पे कि नक्षत्र लॉर्ड के पास 2 है तो डबल 2 आ जाएगा, पावर बढ़ गई 2 की। 3 नहीं है यहाँ पे तो 3 भी आ जाएगा, और 10 नहीं है 10 भी आ जाएगा। तो यूटी प्लैनेट की क्या डेफिनेशन होती है? यूटी प्लैनेट वो प्लेनेट है जो अपने नक्षत्र लॉर्ड को अपने भी नंबर दे देता है, और केपी ज्योतिष में उन नंबर्स का ही सारा खेल है। तो यहाँ पे क्या हुआ, चूंकि जुपिटर अनटेनेंटेड नहीं था इसलिए जुपिटर अपने कोई भी नंबर सन को नहीं देगा। मतलब सन के पास जो नंबर हैं उसी से सारी की सारी प्रिडिक्शंस होंगी। मतलब क्या है, जो भी कस्पल सब लॉर्ड आपने लिया है अपने चार्ट में, सबसे पहले आपको चेक करना है वो प्लेनेट टेनेंटेड है या अनटेनेंटेड है। अगर वो अनटेनेंटेड है तो अपने नक्षत्र लॉर्ड को सारे नंबर्स ट्रांसफर कर देगा। अगर वो टेनेंटेड है तो कोई भी नंबर अपने नक्षत्र लॉर्ड को नहीं देगा। नक्षत्र लॉर्ड का मतलब उसके जस्ट नीचे का प्लेनेट, मतलब बीच वाली रो का प्लेनेट। ठीक है, तो यहाँ पे जुपिटर टेनेंटेड है, अनटेनेंटेड नहीं है, इसलिए जुपिटर सन को कोई भी नंबर नहीं देगा। सन को नंबर क्यों देते हैं? सन के पास ही नंबर आने का क्या रीजन है? क्योंकि जिस भी कस्पल सब लॉर्ड प्लेनेट को रिजल्ट देना है वो नक्षत्र लॉर्ड के माध्यम से ही देगा, ना कि वो खुद देगा। मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि कोई एक कंपनी है, कंपनी में सारी अथॉरिटी किसी सीईओ के पास है। ऐसे ही जो कस्पल सब लॉर्ड होता है उसका जो सीईओ होता है वो होता है नक्षत्र लॉर्ड। मतलब जैसे यहाँ पे जुपिटर बना है 7 CSL, तो 7 CSL का जो पूरी कंपनी रन करने की जिम्मेदारी है वो सन की है, मतलब उसके नक्षत्र लॉर्ड की है। अब सन जैसा चाहेगा, जो चाहेगा, जिस तरीके से चाहेगा वैसी ये 7th हाउस से रिलेटेड जो कंपनी है वो रन करेगी। समझ आ रही बात? देखो, अगर आपको अभी भी टेनेंटेड एंड टेनेंटेड नहीं समझ में आया है कमेंट सेक्शन में लिख दो। हम एक दूसरा वीडियो बना के आपको केवल टेनेंटेड एंड टेनेंटेड समझा देंगे, लेकिन अभी इसको समझने की पूरी कोशिश करिए, क्योंकि बिना इसको समझे आप आगे कुछ भी चीज को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है 7 CSL की स्क्रिप्ट में, बीइंग टेनेंटेड और अनटेनेंटेड। ठीक है, अगर टेनेंटेड प्लेनेट है तो उसके नक्षत्र लॉर्ड के पास ही पूरा का पूरा पोटेंशियल होता है। अगर अनटेनेंटेड है तो यहाँ पे अगर जुपिटर यहीं पे अनटेनेंटेड होता तो यहाँ पे 2 भी आ जाता, 3 था तो 3 के पास और ताकत आ जाती, और 11 भी आ जाता। ठीक है, क्योंकि जुपिटर टेनेंटेड है इसलिए यहाँ पे 11 और 2 नहीं आएगा। बस खत्म। टेनेंटेड प्लेनेट मतलब जुपिटर के किसी भी नंबर का जो रिफ्लेक्शन है वो नक्षत्र लॉर्ड पे नहीं आएगा। अनटेनेंटेड का मतलब हो सकता है आपके चार्ट में जो आप 7 CSL निकाले वो अनटेनेंटेड हो। तो अगर अनटेनेंटेड होगा तो उसके जो भी नंबर्स होंगे उनका रिफ्लेक्शन भी यहाँ पे, जो मान लीजिए अगर जुपिटर अनटेनेंटेड होता थोड़ी देर के लिए तो यहाँ पे 2nd हाउस भी आ जाता, 11th हाउस भी आ जाता, और 3rd हाउस तो ऑलरेडी ही था। तो 3rd हाउस जो था वो थोड़ा सा और पावरफुल हो जाता।
समझ आ गई बात? अब क्या करना है, ये सब तो हो गया। अब अगर आप अभी तक सब कुछ समझ गए हैं, तो अब बहुत बड़ी कोई कहानी बची नहीं है। देखो, तो सबसे पहले जब भी आप केपी ज्योतिष के थ्रू प्रिडिक्शंस करने जा रहे हैं मैरिज से रिलेटेड, तो सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि इस व्यक्ति के कुंडली में शादी होने का योग है या नहीं। तो आपकी कुंडली में जो भी 7 CSL वाला प्लैनेट है, अगर वो अनटेनेंटेड है तो अपने नंबर भी नक्षत्र लॉर्ड को दे देगा, और अगर वो टेनेंटेड है तो नक्षत्र लॉर्ड को कोई भी नंबर नहीं देगा। तो क्या होना चाहिए, जो भी आपका 7 CSL बना है, उस 7 CSL का जो नक्षत्र लॉर्ड है, उसके पास 2 7 11 में से कोई भी एक नंबर होना चाहिए। तीनों हो तो बहुत अच्छा है। एक भी अगर नंबर है, जैसे 2 7 11 में से कोई भी एक नंबर है, चाहे 2 है, चाहे 7 है, चाहे 11 है, मतलब आपकी कुंडली में शादी होने का योग है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम इसी चार्ट में आपको समझाते हैं। 7 CSL जुपिटर था, तो जुपिटर के नक्षत्र की स्क्रिप्ट में 7 नंबर आ रहा है। ऐसे ही आपकी स्क्रिप्ट में 2 भी आ सकता है, 11 भी आ सकता है, 2 7 भी आ सकते हैं, 7 11 भी आ सकता है, 2 11 भी आ सकता है। इनमें से कोई एक नंबर भी आएगा, 2 7 11 में से कोई भी एक नंबर आएगा, तो आपकी शादी हो सकती है। 2 7 11 में से ही नंबर क्यों चाहिए, बाकी और नंबर क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि सेकंड हाउस जो होता है हमारी फैमिली का होता है। जब भी हमारी शादी होती है, तो हमारी फैमिली में कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐड होता है ना? तो इसलिए सेकंड हाउस को देखा जाता है, क्योंकि सेकंड हाउस फैमिली का होता है। पति या पत्नी एक दूसरे के पूरक भी माने जाते हैं, तो इसलिए भी सेकंड हाउस की वैल्यू हो जाती है। एक दूसरे से एक दूसरे की पूर्ति होती है उसके माध्यम, जैसे हमारे शरीर की पूर्ति सेकंड हाउस से होती है, वैसे ही एक दूसरे के पूरक होते हैं, इसलिए भी सेकंड हाउस देखा जाता है। सेकंड हाउस चाहिए होता है। सेवंथ हाउस फाउंडेशन ऑफ मैरिज का हाउस है, मेन हाउस है, प्राइमरी हाउस है। मतलब जिससे आपकी शादी होने वाली है वो आपका ओपोनेंट होना चाहिए, है ना? जैसे लड़का है तो लड़की से होगा, लड़की है तो लड़के से शादी होगी। तो वो ओपोनेंट की जो पोजीशन है, आप लग्नेश है, फर्स्ट हाउस है, ओपोनेंट कौन है, सेवंथ हाउस है। और मैरिज का जो हाउस है, प्राइमरी हाउस, वो सेवंथ हाउस है। इसलिए भी 7 CSL की स्क्रिप्ट में 7 नंबर की भी भूमिका आ जाती है। अब 11 नंबर क्यों चाहिए? 11 नंबर हर प्रकार की डिजायर है, विश फुलफिलमेंट है, इसलिए 11 नंबर की भी वैल्यू हो जाती है। तो आपके 7 CSL के एनएल लेवल पर अगर 2 7 11 में से कोई भी एक नंबर आएगा, इसका मतलब चार्ट में मैरिज का प्रॉमिस है। तो मैरिज कब नहीं होगी? अगर आपकी कुंडली के 7 CSL की स्क्रिप्ट में 2 7 11 में से कोई भी एक नंबर नहीं है, कोई भी एक नंबर नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है, 2 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, तो मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा एक ज्योतिषी होने के नाते कि आपकी शादी नहीं होगी। मतलब बहुत दिक्कत होने वाली है मैरिज को लेके, या तो होगी नहीं, होगी तो बहुत खिसे पिटे तरीके से होगी, प्रॉब्लम होगी। देखो, अभी मैंने आपको 2 फॉर्मूलाज ही बताए हैं, कि एक अनटेनेंटेड के थ्रू भी नंबर्स आ जाते हैं, है ना? और एक जो आपका 7 CSL है, उसके नक्षत्र में भी नंबर देखे जाते हैं। अगर प्लेनेट आपका 7 CSL अनटेनेंटेड है तो उसके नंबर्स भी आ जाते हैं। अभी ऐसे 2 3 तरीके और होते हैं नंबर्स निकालने के। तो आप में से बहुत लोग, ऐसा हो सकता है बहुत लोगों के साथ में आपकी मैरिज हुई हो, लेकिन 7 CSL के एनएल लेवल पे कोई भी शादी वाले नंबर ना आ रहे हों। उनको भी चेक किया जा सकता है, उनके भी 2 3 तरीके हैं, उसको मैं आने वाले किसी वीडियो में शेयर करूंगा। बट इतने से भी मैक्सिमम लोगों का काम चल जाएगा। मैं फिर से एक बात बोलना चाहूंगा, आप में से किसी व्यक्ति की अगर शादी हो गई है, 2 7 11 में से कोई नंबर नक्षत्र लेवल पे नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इनके बाद भी 3 4 फॉर्मूलाज और हैं जो अप्लाई होते हैं, उनके आधार पर हुआ होगा। बट अभी के लिए इतना ही आपके लिए बहुत है। बट फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं उन फॉर्मूलाज की भी बात करूं, तो आप कमेंट में लिखिए, हम नेक्स्ट क्लास में उन फॉर्मूलाज को भी शेयर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो मित्रों, अभी क्या करना है, शादी होने के नंबर आ रहे हैं 2 7 11, मतलब होगी होगी, और 2 7 11 नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब शादी होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। वहीं 6 10 और 12 जैसे नंबर जब 7 CSL की स्क्रिप्ट में आते हैं, स्क्रिप्ट का मतलब नक्षत्र लेवल पे, जब 6 10 12 जैसे नंबर आते हैं, तो ये प्रॉब्लम ऑफ मैरिज को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब विवाह के बाद समस्याएं होंगी, या तो विवाह होगा नहीं, या तो समस्याएं बहुत होंगी। तो 6 हाउस को बहुत अच्छा नंबर नहीं बोला जाता है, 10th हाउस को बहुत अच्छा नंबर शादी के लिए नहीं बोला जाता है,
और 12th हाउस को शादी के लिए बहुत अच्छा नंबर नहीं बोला जाता। क्यों नहीं बोला जाता है? पहली बात तो 6th हाउस जो है वो 7th हाउस का 12th हाउस होता है, नेगेशन करता है 7th हाउस का, मतलब जो फाउंडेशन ऑफ मैरिज है, जो शादी की नींव है, उसको नेगेट कर रहा है कोई हाउस, 6th हाउस है ना। 6th हाउस डिफरेंस ओपिनियंस का भी होता है। तो जिन लोगों की या तो शादी होती नहीं है या शादी में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही होती है, और उसमें भी अगर आपको ऐसा लगे कि पति और पत्नी के बीच में डिफरेंस ओपिनियंस है, तो आपके 7 CSL के जो स्क्रिप्ट है उसके नक्षत्र लेवल पर 6 नंबर आएगा। जैसे मैं एग्जांपल के लिए भी आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसी चार्ट में आप देखिए, जैसे यहाँ पे 7 CSL के स्क्रिप्ट में 6 नंबर नहीं आ रहा। किसी की कुंडली में यहाँ पे 6 नंबर हो भी सकता है एनएल लेवल पे। अगर ये यूटी होता तो भी इसके भी नंबर काउंट हो जाते। क्योंकि ये यूटी नहीं है, टेनेंटेड है, तो केवल सन के नंबर देखते हैं, तो यहाँ पे 6 नंबर नहीं आ रहा है ना। तो 6 नंबर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे 10 भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे 12 भी नहीं आ रहा है। तो आपके चार्ट में हो सकता है, आप में से जो व्यूअर्स हैं, आपके चार्ट में 6 हो या 10 हो या 12 हो या 10-12 हो या 6-12 हो या 6-10 हो, ठीक है, या तीनों आ रहे हो। तो जितने ज्यादा नंबर्स होंगे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो अब आप समझिए, 6 नंबर आएगा तो उससे क्या होगा, 10 आएगा तो उससे क्या होगा, 12 आएगा तो उससे क्या होगा। तो 6 नंबर क्या है? डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस का, मतलब पति और पत्नी के बीच में मतभेद रहते हैं, फाइट रहती है कुछ ना कुछ, ठीक है। 10 नंबर जब आता है तो अथॉरिटेटिव इश्यूज देता है, मतलब एक दूसरे से लोग प्राउडी, इगोस्टिक तरीके से बर्ताव करते हैं कि तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, तुम्हें ये करना चाहिए। तो ये सब तरीके की जो रॉब की बातें होती हैं वो 10th हाउस की वजह से होती है। और 12th हाउस क्या होता है? आइसोलेशन होता है, दूर रहना होता है। तो कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनमें ये नंबर्स यूटिलाइज हो जाते हैं। जैसे अगर 6 नंबर किसी के चार्ट में आ रहा है लेकिन उसका स्पाउस वर्किंग है, जॉब कर रहा है, तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जब 6 नंबर आता है तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि व्यक्ति आपका जो स्पाउस है, अगर वो जॉब करने वाला होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। 10 नंबर है, अच्छी जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है, पॉलिटिशियन है, तो भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बल्कि अथॉरिटेटिव जॉब्स का योग बन जाता है आपके स्पाउस के चार्ट में, ठीक है। और अगर 12 नंबर आ रहा है, आप विदेश में शादी कर रहे हैं, घर से बहुत दूर हो रहे हैं, जिसमें या तो रिलीजन बदल रहा है, एनवायरनमेंट बदल रहा है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो भी 12 नंबर यूटिलाइज हो जाता है। तो तीन कंडीशंस हैं। 6 नंबर भी जरूरी नहीं है आपको प्रॉब्लम देगा, 10 भी जरूरी नहीं है प्रॉब्लम देगा, 12 भी जरूरी नहीं है प्रॉब्लम देगा। कब कब नहीं देगा? 6 नंबर का जो रेमेडी है वो क्या है? शादी ऐसे से करनी है जो जॉब करने वाला हो, ठीक है। 10 नंबर में शादी अपने से ऊपर वाले से करनी है, जो कि पॉलिटिशियन भी हो सकता है, सफल बिजनेसमैन भी, या तो प्रोफेशनलिस्ट हो ओवरऑल। और 12 वाले से मतलब थोड़ा सा गैप रहे, डिस्टेंस रहे, शादी जहां हुई है। या कभी कभी क्या होता है, ऐसी जॉब्स ही हैं कि पति पत्नी एक दूसरे से मिले, जैसे फोर्स की बहुत सारी जॉब्स हैं, विदेश में जाना है, अकेले जाना है। रॉ की जो जॉब्स हैं उसमें भी पति पत्नी एक साथ नहीं रह सकते, है ना। 8th हाउस यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, बट हाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेके आता है, पेन लेके आता है, स्ट्रेस ले आता है, डिप्रेशन ले आता है। अदर कास्ट की तरफ भी कभी कभी जाना पड़ता है, दूसरे धर्म में शादी होने की संभावना बन जाती है जब भी 7 CSL के स्क्रिप्ट में 8th नंबर आता है। या कभी कभी ऐसा भी बोला जाता है, रोका हो गया लेकिन शादी नहीं हुई, शादी 2-3 बार तोड़ देता है ये 8th हाउस अगर होता है। मित्रों, अब हम आपको बताते हैं कौन से नंबर आपके 7 CSL की स्क्रिप्ट में होंगे तो आपके साथ क्या क्या होने की संभावना है और किस प्रकार की मैरिज की स्थिति को ये रिप्रेजेंट करता है। तो 7 CSL की स्क्रिप्ट में मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूं, 7 CSL के स्क्रिप्ट में जो एनएल लेवल है, यहाँ पे आपने नंबर्स देखने हैं। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो, मतलब 1 से 12 तक के कोई भी नंबर्स यहाँ पे हो सकते हैं। तो एक एक नंबर को हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे 7 CSL की स्क्रिप्ट में एनएल लेवल पर। अब फिर से ध्यान रखिएगा, फिर से मैं वही बात बोल रहा हूं, अगर आपका 7 CSL अनटेनेंटेड है तो उनके नंबर भी नक्षत्र के पास आ जाएंगे। अगर वो अनटेनेंटेड नहीं है तो उनके नंबर नक्षत्र के पास नहीं आएंगे। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको लगता है कि जो चीजें हम बता रहे हैं आपके चार्ट पर अप्लीकेबल नहीं हो रहे हैं, कुछ और चीजें हैं, तो निश्चित तौर पर 2-3 फॉर्मूलाज केपी ज्योतिष में और हैं जिनका यूज भी प्रिडिक्शंस करते समय किया जाता है। तो वो अभी 3 फॉर्मूलाज मिसिंग है, नहीं बताए जा रहे हैं या बताए नहीं गए हैं, तो इसकी वजह से वो दिक्कत है। बट मैक्सिमम लोगों के चार्ट में जो बातें मैं बोल रहा हूं वो इन्हीं फॉर्मूलाज से उनका काम बन जाए। तो अगर आपकी कुंडली में 7 CSL की स्क्रिप्ट में एनएल लेवल पर 1 नंबर आता है, इसका मतलब शादी के लिए आपको खुद से प्रयास करना है। अपने रिलेशनशिप को लेकर के आपको अपना ईगो हटाना पड़ेगा। आपको खुद से कोशिश करनी है अपनी शादी के लिए भी,
आपके खुद के प्रयास से, आपकी इमेज से, आपके खुद के प्रयास से ही आपकी शादी संभव है या हो सकती है। और आगे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो उसको आपको ही रिजॉल्व करना पड़ेगा, और कोई नहीं रिजॉल्व कर पाएगा बिना आपके। और आपको सरेंडर भी करना चाहिए, साथ ही साथ अपने ईगो पर थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए मैरिड लाइफ को चलाने के लिए। दूसरा भाव आता है हर प्रकार की फुलफिलमेंट्स हैं। फैमिली की बहुत रिस्पेक्ट करने वाला स्पाउस आपको मिलता है, जो आपके परिवार की कद्र भी करता है। थोड़े फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं, बट ओवरऑल बहुत अच्छा योग ये माना जाता है। दूसरी बात ये भी बोली जाती है, जिन लोगों के 7 CSL के स्क्रिप्ट में सेकंड हाउस आता है, उसमें पति और पत्नी दोनों मिलकर घर को आगे चलाते हैं, या फैमिली में ही शादी होने की संभावना होती है। फैमिली में कोई ना कोई रिलेशन होता है जिसकी वजह से शादी होती है। आपकी कुंडली के 7 CSL के स्क्रिप्ट में जब भी 3 नंबर आएगा, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस चार्ट में जो कि मैंने अभी एग्जाम्पल में लिया हुआ है, उसमें 7 CSL के स्क्रिप्ट में यहाँ पे 3 नंबर आ रहा है ना। तो 3 नंबर आ रहा है तो इसकी क्या भूमिका है, ऐसे कोई भी नंबर्स यहाँ पे आएंगे तो उनको आपने समझना कैसे। जैसे यहाँ पे 3 नंबर आ रहा है इस चार्ट में, तो 3 नंबर जब किसी के चार्ट में आता है तो इसका मतलब ये है कि मैरिज में थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, भागदौड़ भी करनी पड़ती है, या आपको अपनी शादी के लिए किसी ब्रोकर को हायर करना पड़ता है सोशल मीडिया के थ्रू, या जो आजकल एप्स हैं शादी.com या इस तरीके की, उनका सहयोग लेना पड़ता है शादी को करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। कभी कभी पड़ोसी सहायक हो सकते हैं, कभी कभी आपके रिलेटिव सहायक हो सकते हैं आपका विवाह कराने के लिए। मीडिएटर बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में। तो कभी भी आपको लगे मेरी शादी नहीं हो रही और 3 नंबर आ रहा है, तो कोई मीडिएटर ढूंढिए, कोई मतलब जो कि आपकी शादी के लिए अच्छे रिश्ते बता दे, ब्रोकर भी कह सकते हैं। और 3 नंबर अगर आ रहा है, कभी प्रॉब्लम भी चल रही है, तो भी अपने बीच में किसी ऐसे व्यक्ति को इन्वॉल्व करवाइए जो कि आपकी दोनों लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझता हो, वो खुद मैच्योर हो, और आप दोनों लोगों को समझा दें, तो भी शादी टिक जाती है। मैं आपको यहाँ पे रेमेडी भी दे रहा हूँ, प्रिडिक्शन दोनों एक साथ है। मित्रों, जिनकी कुंडली में 7 CSL की स्क्रिप्ट में 4 नंबर आता है, 4 नंबर, जैसे अभी मैंने प्रीवियस में बताया 3 नंबर आ रहा था, वैसे ही 4 नंबर अगर आता है, तो ऐसे लोगों को लव मैरिज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बल्कि ऐसा भी बोला जाता है कि अगर किसी रिलेशनशिप में जाएंगे तो वहां पे ब्रेक होने के चांसेस हैं। मतलब आप जिससे चाहेंगे कि मेरी शादी हो जाए, आप जिसको पसंद करेंगे, मैक्सिमम केसेस में ऐसा देखने को मिला है, उससे आपकी शादी नहीं होती है। इस चीज को आप एक तरीके से और चेक कर सकते हैं, अगर मंगल के साथ चंद्रमा है, मंगल से सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में, सेवंथ हाउस में, फिफ्थ हाउस में मून है, तो भी ये चीज लागू हो जाती है। मंगल से 9th हाउस में भी अगर मून है तो भी आप यहां से कंफर्म कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके 7 CSL की स्क्रिप्ट में 4 नंबर आ रहा है, ये जो मंगल वाला बताया फीमेल के लिए, मेल के लिए वीनस से देखना है सेम, ठीक है। तो मेल के लिए वीनस से देखना है, वीनस के साथ में, वीनस से नेक्स्ट हाउस में, वीनस से थर्ड हाउस में, वीनस से फिफ्थ हाउस में, वीनस से सेवंथ हाउस में, वीनस से 9th हाउस में। अगर मून होता है तो भी ये बात है। मंगल से भी सेम आप देख सकते हैं किसी फीमेल के लिए। और साथ ही साथ अगर 4 नंबर हो तो ये कंफर्मेशन हो जाता है कि आपकी शादी, अगर आप किसी को पसंद करें तो मैक्सिमम केसेस में होने के चांसेस कम हैं। तो ऐसे लोगों को एक एडवाइस दी जाती है कि भाई आप किसी से प्रेम प्रेम के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में हो सकता है आपकी लव मैरिज ना हो पाए। फिर भी अगर आपको लगे कि आपको लव मैरिज करनी है तो मदर से अप्रूवल लेके करें, बिना माँ की मर्जी के विवाह नहीं करना चाहिए। माँ का आशीर्वाद, माँ की ब्लेसिंग्स बहुत सहायक है आपके लिए, बिना उनके विवाह मत करिए। ऐसे जब 3 नंबर आए तो आपको अपने रिलेटिव्स की कद्र करनी चाहिए, रिलेटिव का अप्रूवल होना चाहिए। सेकेंड हाउस आए तो फैमिली का आशीर्वाद आपके साथ होना बहुत जरूरी है। तीसरा भाव आ रहा है तो आपके पारिवारिक जो आपके रिलेटिव हैं उनका आशीर्वाद आपके जीवन में बहुत काम करेगा। ऐसे ही चौथा भाव जब आता है तो माँ का आशीर्वाद बहुत काम करता है। कोई लड़की हो तो अपनी माँ से जरूर शेयर कर दे, और कोई लड़का हो तो भी अपनी माँ से शेयर करे कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आप अगर चाहें, आपको अगर सब कुछ ठीक लगे तो हम शादी करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। तो ये बहुत बेस्ट रेमेडी है जिनके 7 CSL की स्क्रिप्ट में 4 नंबर आता है। और थोड़ा सा इनको अपने करियर की तरफ फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब भी 7 CSL की स्क्रिप्ट में 4 नंबर आता है कि प्रोफेशनिस्ट स्पाउस की तरफ इंडिकेशन है। मतलब आपको वर्किंग बहुत ही अच्छे जीवन साथी मिल सकते हैं जो कि बहुत अच्छे लेवल पे हो। तो ऐसे लोगों को हिदायत दी जाती है आप अपने इन सब चीजों के चक्कर में, रिलेशनशिप, लव अफेयर्स के चक्कर में ना पड़ के बहुत ज्यादा आप अपने प्रोफेशनल लाइफ पर बहुत फोकस करें, ताकि आपकी शादी बहुत अच्छी जगह हो सके, ठीक है। और 4 नंबर जब आता है तो कभी कभी घर के आसपास भी शादी होने के चांसेस बन जाए। मित्रों, लव मैरिजेस किसकी हो सकती है? जिनकी 7 CSL की स्क्रिप्ट में 5 नंबर आएगा। फिफ्थ हाउस लव का है, लव अफेयर्स का है।
तो 5 नंबर जिनकी 7 CSL की स्क्रिप्ट में 5 नंबर आता है, उनकी शादी लव मैरिज हो सकती है। दो बातें यहाँ पे मैं और ऐड करना चाहूंगा। या तो अपने जीवन साथी से प्रेम बहुत मिलता है, या तो लव मैरिज होती है, और या तो अपने पसंद की शादी ये लोग करना चाहते हैं। मतलब किसी के चक्कर में बहुत नहीं पड़े, मतलब जब तक खुद से कोई पसंद नहीं आएगा, जिसके साथ वाइब मैच नहीं करेगी, जब तक खुद कोई पसंद नहीं आएगा, तब तक ये शादी नहीं करते हैं। 6 नंबर मैं बता ही चुका हूँ, डिफरेंस ओपिनियंस का है। रेमेडी के लिए आप वर्किंग स्पाउस को फोकस करें अगर मेल है, और फीमेल्स मैक्सिमम केसेस में वर्किंग स्पाउस से शादी करनी, फिर भी अगर ठीक लगे तो आप वर्किंग में जॉब वाले से शादी करें, वो आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। 7th हाउस हर प्रकार से अच्छा है, मैंने बता ही दिया। 8th हाउस के लिए भी मैंने बता दिया आपको। 9th हाउस एक आइडियल मैरिज को रिप्रेजेंट करता है। कभी कभी क्या होता है, जिनकी कुंडली में 7 CSL की स्क्रिप्ट में 9 नंबर आता है, उनकी शादी अपने गुरु से होती है, टीचर से हो जाती है, या मैरिज में रिस्पेक्ट की बहुत जरूरत होती है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी मिलता है, और ऐसे से शादी भी करनी चाहिए जो थोड़ा धार्मिक और आपको रिस्पेक्ट भी दे। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम आती है। और आफ्टर मैरिज भाग्योदय होने के भी चांसेस हैं, आपका लक भी इनहेंस होता है आफ्टर मैरिज। 10th हाउस की बात मैंने करी दी थी, 11th हाउस की बात कर दी थी, और 12th हाउस की भी बात मैंने पूरे के पूरे वीडियो में कर दी थी। अब मित्रों, ये सारे जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, वो हर एक हाउस को आपने देखना है, और जितने हाउसेस आपके चार्ट में स्क्रिप्ट में होंगे, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, उन सारी चीजों को एक एक करके आप जोड़ दीजिए कि आपको जो जीवन साथी मिलेगा इन इन चीजों से मिलता जुलता हुआ मिलेगा। वैसे जो हमारा एडवांस कोर्स होता है, प्रोफेशनल कोर्स होता है, उनमें 3 3 4 4 हाउसेस की भी प्रिडिक्शंस बताई जाती हैं, और वो भी बहुत एक्यूरेट होती हैं। बट आपके लिए अभी इतना ही बहुत है। लेकिन आप अगर प्रैक्टिशनर हैं या होना चाहते हैं, आप केपी ज्योतिष को और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्सेज भी परचेज कर सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, प्रश्न आता है कि डिवोर्स किनके हो सकते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि 7 CSL की स्क्रिप्ट में नक्षत्र लेवल पर अगर 6 10 12 में से कोई नंबर आते हैं, या ज्यादा से ज्यादा 6 10 6 12, या तीनों के तीनों नंबर आ जाएं, तो और साथ ही साथ जो चीजें मैंने बताई हैं वो कंडीशंस ना लग रही हूँ, जैसे मैंने 10th हाउस के लिए बताया प्रोफेशनल से शादी होनी चाहिए, 12th बताया कि बाहर शादी होनी चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए काफी मैरिज के टाइम पे, 6 बताया वर्किंग होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए। तो अगर इन सारी कंडीशंस फुलफिल नहीं होती हैं और प्रॉब्लम आ रही है, तो 6 10 12 जैसे नंबर आते हैं, तो डिवोर्स का योग इसको बोला जाता है ज्योतिष शास्त्र में। तो 6 10 12 में से कोई भी नंबर आएगा, ज्यादा से ज्यादा 6 10 6 12 जैसे नंबर आएंगे, तो डिवोर्स के चांसेस हैं। दो बात का ध्यान रखिएगा, 6 10 12 जैसे नंबर भी आ रहे हो, साथ में 2 7 11 जैसे भी नंबर आ रहे हो पैरेलली, है ना, तो शादी चलती रहती है। ऊपर अप डाउन्स रहते हैं। बट अगर केवल डिवोर्स वाले नंबर्स आते हैं, या ज्यादा से ज्यादा डिवोर्स वाले नंबर हैं, और शादी को बचाने वाले कम से कम नंबर हैं, तो डिवोर्स होने के चांसेस बन जाते हैं चार्ट में। तो 6 10 12 जैसे नंबर जब आते हैं किसी के चार्ट में, तो डिवोर्स की संभावना है। जब भी 7 CSL की स्क्रिप्ट में नक्षत्र लेवल पर 4 6 या 4 10, ध्यान रखिए, 4 6 और 4 10 जैसे नंबर आते हैं, तो ये डिले ऑफ मैरिज को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब आपकी शादी विलंब से होने की संभावना है। ध्यान रखिएगा फिर से, 7 CSL की जो स्क्रिप्ट है, अगर 7 CSL अनटेनेंटेड है तो उनके नंबर्स भी नक्षत्र पे चले जाएंगे, और अगर 7 CSL टेनेंटेड है तो उसके नंबर नक्षत्र लेवल पे नहीं जाएंगे। अगर 7 CSL के नक्षत्र लेवल पर 4 6 या 4 10 में से नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब शादी डिले से होती है डिले से होती है। और साथ ही साथ जब भी 7 CSL का जो प्लेनेट है वो शनि बन जाएगा, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाह रहा था इसी चार्ट में जो अभी मैंने आपके साथ शेयर किया था। जैसे कि यहाँ पे 7 CSL जुपिटर बना है, तो अब यहाँ पे जुपिटर और सन है, ठीक है। लेकिन अगर किसी का ये शनि बन जाए या ये शनि बन जाए, 7 CSL शनि हो जाए या उसका नक्षत्र लॉर्ड शनि हो जाए, ये भी डिले ऑफ मैरिज को रिप्रेजेंट करता है। शनि भी, मतलब 4 6 4 10 के साथ साथ अगर शनि आएगा तो 100% डिले है, या शनि आएगा तो भी डिले करेगा, या नंबर्स आएंगे तो भी डिले करेंगे। मित्रों, एक बात का ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने अभी शनि के बारे में बताया, वैसे ही 7 CSL में 7 CSL या उसका एनल जो है वो राहु बनता है, तो ये प्रॉब्लम देता है। कुछ अनुष्ठान करके, पूजा पाठ करके, माँ भगवती की आराधना करने, फीमेल है तो कात्यायनी देवी की आराधना करके, मेल है तो कुछ महामृत्युंजय जप या महादेव की कुछ आराधना करके, कुछ पूजा पाठ करके शादी का जो योग है वो बन जाता है। क्योंकि राहु जो है वो सिन को रिप्रेजेंट करता है, कुछ पाप को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी 7 CSL राहु बनता है,
तो या तो इजीली मैरिज हो रही तो प्रॉब्लम ही नहीं। अगर शादी नहीं हो रही है या 99% कंफर्म करने के बाद भी आपको प्रॉब्लम आ रही है और उसमें राहु का इन्फ्लुएंस आ रहा है, 7 CSL का संबंध राहु से बना हुआ है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट क्या होता है, मान लो जुपिटर या सन जैसे 7 CSL बने हुए हैं, जो कि मैंने अभी प्रीवियस में चार्ट दिखाया, उनका कनेक्शन कहीं से राहु से बना हो, वो राहु को देख रहे हो तो भी रिलेशन बिल्ड हो जाता है। या राहु जो है, जो आपका 7 CSL वाला प्लेनेट है उसकी राशि में है, उसके साथ बैठा है तो भी हो जाता है। तो अगर राहु का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है तो ये कहीं ना कहीं 99% शादी फिक्स होने के बाद भी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो राहु 7 CSL बनता है तो शादी या तो होती नहीं है या डिले से होती है या कोई ना कोई प्रॉब्लम से होती है। तो रेमेडी क्या है, कोई पूजा पाठ करनी चाहिए, अनुष्ठान कराना चाहिए, किसी एस्ट्रोलॉजर से अच्छी तरीके से कंसल्ट करना चाहिए, फिर शादी करने का आगे प्रयास करना। हो जाए बहुत अच्छा है। बाहर विदेश में शादी करना चाहते हो, 12 जैसे नंबर भी आ रहा है तो भी बहुत अच्छा है। बट अगर प्रॉब्लम आ रही है तब उसके लिए हम बोल रहे हैं कि आपको किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करना चाहिए, किसी पंडित जी से कंसल्ट करना चाहिए और कुछ पूजा पाठ करके शादी होने की संभावना बन जाती है। अब डिले, ड्यूल मैरिज कैसे देखे जाते हैं उसकी बात हम अभी आगे करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले और भी चीजों को समझ लीजिए। तो मित्रों, किनको कोर्ट मैरिज करनी चाहिए, किनकी कोर्ट मैरिज की संभावना, जब भी 7 CSL के स्क्रिप्ट में सैटर्न और जुपिटर जैसे प्लैनेट्स देखने को मिलते हैं तो कोर्ट मैरिज की संभावना रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि शनि भी कोर्ट को रिप्रेजेंट करता है और जुपिटर जज को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए कोर्ट मैरिज के चांसेस तब बनेंगे जब 7 CSL की का जो प्लैनेट है, जैसे यहाँ जुपिटर और सन बना था जो मैंने अभी आपके साथ चार्ट शेयर किए थे, उन वैसे ही सैटर्न जुपिटर का कोई भी रिलेशन बन जाता है तो कोर्ट मैरिज का योग बन जाता है। मित्रों, एक बात की ध्यान रखिएगा, जो 7 CSL है वो शादी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ना कि सगाई के लिए। सगाई के लिए 3rd हाउस और 9th हाउस को देखा जाता है, शादी के लिए 7th हाउस। तो किसी की अगर सगाई होके टूट गई है तो उसको शादी से उसका कोई रिलेशन नहीं। कई लोगों के प्रश्न होते हैं कि हमारा जो पार्टनर होगा वो प्रोफेशनलिस्ट होगा कि नहीं होगा, जॉब करने वाला होगा नहीं होगा। मैक्सिमम केसेस में जो मेल्स होते हैं वो पूछते हैं कि भाई हमारी जिससे शादी होने वाली वो प्रोफेशनल होंगे कि नहीं होंगे। तो यहाँ तक बताया जा सकता है कि आपका पति का प्रोफेशन क्या होगा, बट हम थोड़ा सा भी यहाँ पे हिंट करेंगे। जब भी प्रोफेशन देखा जाता है अपने स्पाउस का कि वो जॉब करने वाला है, प्रोफेशनल होगा कि नहीं होगा, तो हमें 4th CSL देखना होता है, क्योंकि 10th हाउस जो है वो आपका प्रोफेशन है। आपका स्पाउस 7th हाउस है। 7 से जब 10th हाउस आप काउंट करेंगे, जैसे 7th हाउस ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 7th हाउस से जो 10th हाउस पड़ा वो 4th हाउस पड़ा। तो हम देखेंगे 4th CSL कौन है। 4th CSL सैटर्न है। शनि के स्क्रिप्ट में आएंगे हम। शनि के स्क्रिप्ट में 2 3 11 जैसे नंबर हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हैं अनटेनेंटेड और टेनेंटेड, ये सब देख लीजिएगा जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया है। तो जब भी फोर्थ सीएसएल की स्क्रिप्ट में 4 5 8 12 जैसे नंबर होते हैं, क्यों है वो बात का विषय अभी लिख लीजिए। 4 5 8 12, जैसे यहाँ पे 2 3 11 लिखे हैं, ऐसे 4 8 12 जैसे नंबर होंगे तो आपका जो स्पाउस है वो आपको प्रोफेशनलिस्ट मिलेगा, है ना। और भी चीजें बताई जा सकती हैं बट अभी इतना ही आपके लिए बहुत है। अगर कोई मेल है वो चाहता है कि हम प्रोफेशनल पत्नी से शादी हो मेरी, तो उसके लिए 4th CSL की स्क्रिप्ट में 4 5 8 12 जैसे नंबर होंगे तो आपको प्रोफेशनल या जॉब करने वाली पत्नी मिल सकती है, उनसे आपको शादी करना चाहिए। अब हम बात करते हैं ड्यूल मैरिजेस के योग कैसे देखे जाते हैं। फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जरूरी नहीं है किसी का ड्यूल मैरिज हो, बट अगर फिर भी भगवान ना करें किसी के चार्ट में ये संभावना है तो निश्चित तौर पर आपको किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करना चाहिए। और कुछ ऐसी रेमेडीज भी हैं जिसमें घट विवाह होता है, शालिग्राम से विवाह होता है, पीपल के पेड़ में विवाह होता है। मैंने मैक्सिमम केसेस में जिन लोगों के चार्ट में ड्यूल मैरिजेस के योग देखे हैं उनके स्पाउस कभी कभी मुझे मांगलिक भी दिखे हैं। तो सबसे पहले मांगलिक दोष जो है वो नहीं होना चाहिए चार्ट में। और उसके बाद भी अगर ड्यूल मैरिजेस के योग हैं तो आप उसको भाग्य समझ सकते हैं, अपना प्रारब्ध समझ सकते हैं, उसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। तो दो विवाह होने का जो योग है उसको कुंडली में कैसे चेक किया जाता है, अभी मैं आपको वो बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है 7 CSL कौन बना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 7 CSL जुपिटर बना है और सन बना है। तो जिन भी लोगों के चार्ट में 7 CSL में से या उनके एनएल में से किसी भी एक प्लेनेट का संबंध मरकरी से होना चाहिए, जैसे मान लीजिए या तो ये मरकरी बन जाता, या तो यहाँ पे मरकरी होता, या तो जुपिटर की जगह पे मरकरी होता, या तो सन की जगह पे मरकरी होता। तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो क्या है, ये जो दो प्लैनेट होते हैं, हमारा जो 7 CSL है या उसका जो एनएल है, उनमें से कोई भी एक प्लैनेट मरकरी होना चाहिए।
जैसे कि हम ये समझ लेते हैं कि मरकरी और वीनस, ये जो एक स्क्रिप्ट है, इसको हम 7 CSL मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, समझने के लिए केवल, कि 7 CSL जो है वो ये बना है, मरकरी बना है। तो मरकरी का जो एनल है वो बना है वीनस। मतलब आपने क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है 7 CSL या तो मरकरी होना चाहिए या तो उसका नक्षत्र लॉर्ड मरकरी होना चाहिए। अब जैसे हमने देखा कि भाई 7 CSL मरकरी है, अब मरकरी है तो वीनस जो है वो ड्यूल साइन में होना चाहिए। ड्यूल साइन कौन कौन सी होती है? 3, 6, 9, 12। तो जो वीनस है वो ड्यूल साइन में 100% होना चाहिए। जैसे इस चार्ट में ही अगर हम देखें, वो लग्न चार्ट से देखा जाता है, तो यहाँ पे वीनस 2 नंबर राशि में, तो यहाँ पे ड्यूल मैरिज का योग नहीं है। यही वीनस 3 में होता, 6 राशि में होता, 9 नंबर राशि में होता या 12 नंबर राशि में होता, तो ड्यूल मैरिज का योग बन जाता। देखते हैं ड्यूल मैरिज का योग कैसे देखते हैं। 7 CSL मरकरी होना चाहिए या उसका एनल मरकरी होना चाहिए। साथ ही साथ अब एक और कंडीशन बता, जैसे यहाँ पे राहु देख लेते हैं। राहु मान लो 7 CSL है, तो राहु 7 CSL, उसका एनल जो है वो मरकरी बना, तो यहाँ पे संभावना हो सकती है इनकी ड्यूल मैरिज हो, लेकिन तब होगी, एक कंडीशन तो लग गई, 7 CSL का संबंध मरकरी से बन गया, या तो 7 CSL डायरेक्ट होना चाहिए, उसका एनल मरकरी होना चाहिए, डायरेक्ट हो गया। लेकिन जो दोनों में से जो मरकरी नहीं है, दूसरा प्लेनेट, वो ड्यूल साइन में भी होना चाहिए। तो जैसे हमने यहाँ पे वीनस को चेक किया था, ऐसे यहाँ पे राहु को चेक करें। तो अगर राहु को चेक करें तो राहु ड्यूल साइन में, 12 नंबर राशि में। तो अगर कि इसी कुंडली में 7 CSL अगर राहु बना होता और राहु ड्यूल साइन में आ गया और मरकरी जो है वो खुद बन गया, तो मरकरी को ड्यूल साइन में देखने की जरूरत नहीं है। मरकरी में भी ड्यूअलिटी है, ड्यूल साइन में भी ड्यूअलिटी है, मतलब दोनों स्क्रिप्ट का संबंध ड्यूल साइन से होना चाहिए, तब ड्यूल मैरिज होगी। ठीक है। तो 7 CSL या उसका एनल में से कोई एक प्लेनेट मरकरी होना चाहिए। कंडीशन नंबर 2, जो प्लेनेट मरकरी नहीं है, ठीक है, वो ड्यूल साइन में होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस लग रही हैं तो फिर ड्यूल मैरिज का योग चार्ट में बन जाता है। और अगर है तो उनके सॉल्यूशंस क्या हैं, और अगर नहीं है तो वो कैसे कट रहा है, ये भी चेक कर लेना चाहिए। और है तो बहुत सारे सॉल्यूशंस भी हैं, कि कभी कभी ऐसा होता है जैसे आपने पहले शादी करी, उससे 2 बार शादी कर लीजिए, 3 बार शादी कर लीजिए, ये भी एक योग है। बट जो डेस्टिनी है वो कभी कभी होता है। बट ऐसी बहुत सारी और भी कंडीशंस हैं, और भी चीजें हैं जिनकी वजह से हो सकता है चार्ट में ऑटोमेटिक कैंसिलेशन का योग बन गया हो, तो उसको बिना चेक कराए ऐसे टेंशन नहीं लेना चाहिए, ना हेडेक लेना चाहिए। बट कुछ लोग अगर ऐसा फेस कर रहे हैं, कुछ मैरिज इश्यूज चल रहे हैं, डिवोर्स हो गया है या होने वाला है, तो ऐसे लोग ये चार्ट को देख करके क्लैरिटी कर सकते हैं, हाँ हमारे चार्ट में ड्यूल मैरिज का योग था, इसलिए मैंने ये बात बताई। बट टेंशन लेने की बहुत जरूरत नहीं है। ठीक है। मैं उन सभी लोगों से बोलना चाहूंगा कि जो जिनकी शादी नहीं हुई है, शादी के लिए चार्ट देख रहे हैं और उसमें ड्यूल मैरिज का भी योग देख रहे हैं, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी जो शादी है वो निश्चित तौर पर अच्छी होगी, बढ़िया होगी, अगर अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। और अगर ड्यूल मैरिज का योग है तो उनके कुछ बहुत सारी रेमेडीज भी हैं, जैसे मैंने भी बहुत सारी रेमेडीज आपसे शेयर की। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी से आप कंसल्ट कर लीजिए अगर बहुत टेंशन हो रही तो। और उनके लिए ये पॉजिटिव भी है जो ऐसी चीजों को फेस कर रहे हैं। तो अब दूसरा जो आपको स्पाउस मिलेगा वो अच्छा होगा कि नहीं होगा, उसको भी चार्ट में देखा जा सकता है, बट अभी हम उसको नहीं बताने वाले हैं। आपको अगर लगता है कि मुझे उस पर भी बात करनी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, नेक्स्ट वीडियो उस पर भी बना देंगे, या कभी बना देंगे, उस टॉपिक पे भी वीडियो बना देंगे। अब मित्रों बात आती है, मान लो शादी का प्रॉमिस है, शादी होनी भी, अब आप में से बहुत लोगों की शादी नहीं हो रही है, तो शादी होने की संभावना कब है, ध्यान रखिए। सबसे पहली कंडीशन ये, शादी होने का योग होना चाहिए, 2, 7, 11 में से कोई एक नंबर होना चाहिए, कोई भी नंबर होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हो तो बहुत अच्छा है। दूसरा, 4, 6, 4, 10 जैसे नंबर नहीं होना चाहिए। 7 CSL का संबंध शनि से नहीं होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा डिले करते हैं, डिले का मतलब सैटर्न का एक राउंड होने के आसपास या उसके बाद शादी होती है, 30 के बाद शादी का उम्र ऐसे पता चलता है। तो अगर शनि नहीं है, 4, 6 या 4, 10 जैसे नंबर नहीं है, तो इसका मतलब शादी आपकी जब आप चाहें 25 से 30 साल की उम्र में होने की संभावना है। उसके लिए दो चीजें देखनी है, जो आपकी दशा चल रही है और जो आपकी अंतरदशा चल रही है। दशा में 2, 7, 11 जैसे नंबर एक्टिव होने चाहिए, और अंतरदशा में भी 2, 7, 11 जैसे नंबर्स एक्टिव होने चाहिए। तो मान लो ये किसी का चार्ट है जिसकी लगभग 26 साल उम्र है, ऐसे एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, तो अब हम देखते हैं किन किन दशाओं में शादी हो सकती है ना। तो इसी चार्ट को देखते हैं। अभी मान लो राहु की दशा चल रही है, तो राहु के पास क्या शादी कराने वाले नंबर, तो सबसे पहले राहु को देखना पड़ेगा, टेनेंटेड है कि अनटेनेंटेड है। तो राहु टेनेंटेड है, तो राहु के पास वो पोटेंशियल नहीं है। और आप देखेंगे कि राहु की जो दशा है वो लगभग खत्म भी होने वाली है, तो हम राहु को स्विच करके आगे बढ़ना चाहेंगे कि राहु की दशा में शादी होने की संभावना कम दिख रही है, तो हमें जुपिटर की दशा पे आना पड़ेगा। अब जुपिटर के पास शादी कराने वाले नंबर हैं, और 7 CSL भी जुपिटर है, मतलब जुपिटर की दशा में शादी होगी। अंतरदशा कौन सी होगी? अंतरदशा में भी 2, 7, 11 जैसे नंबर एनएल लेवल पे चाहिए। तो अब यहाँ पे 7 है, जुपिटर में जुपिटर आएगा तो भी शादी हो सकती है, जुपिटर में केतु
आएगा तो भी हो सकती है, क्योंकि 2 और 11 नंबर आ जाएंगे, क्योंकि केतु अनटेनेंटेड है। मून जो है वो अनटेनेंटेड नहीं है, केतु का नल बना है। तो यहाँ पे मून के दशा अंतरदशा में भी हो सकती है। मतलब जिन भी प्लैनेट्स के एनएल लेवल पे 2, 7, 11 जैसे नंबर होंगे, उसकी दशा में शादी होने की संभावना है। और साथ ही साथ जो उनकी अंतरदशाएं चल रही उसमें भी एनएल लेवल पे 2, 7, 11 जैसे नंबर होंगे, तो उस अंतरदशा में विवाह होने का योग है। मित्रों, मैंने तो पूरा प्रयास किया है सारे टॉपिक्स को कवर करने का, फिर भी आपको लग रहा हो कोई टॉपिक रह गया है तो कमेंट सेक्शन में आप उस टॉपिक को लिखिए। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आगे जब भी हम इससे रिलेटेड कोई और वीडियो बनाएं तो उसमें उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करें। केपी ज्योतिष के थ्रू यहाँ पे प्रयास था आप सबको समझाने का। लेकिन आपको लगता है किसी और साइंस के थ्रू भी मुझे समझाना चाहिए, तो उस साइंस का नाम भी लिख दीजिए, क्योंकि भगवान की कृपा से, गुरु आशीर्वाद से लगभग सभी साइंसेस के माध्यम से हम आपको सटीकता के साथ सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। साथ ही साथ मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर उन लोगों के साथ शेयर भी करिए, क्योंकि ये जो वीडियो है ये प्रॉपर वीडियो है, तो उन सभी के साथ शेयर करने की भी चेष्टा करिए जिनको ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, जिनको इस क्वेरी को रिजॉल्व कर लेना चाहिए, या जिनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। और कमेंट सेक्शन में अपना प्रेम देने की कृपा करें। आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी लिखें, और हमें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाना चाहिए उसके बारे में भी लिखिए। और ऐसे ही मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद यहां तक बने रहने के लिए, और हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।